आज मैं इस सेमिनार में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, हर गट कुछ कहता है और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमारा एक्सपो सुपर सक्सेसफुल है, isn't it? तो आप ये शब्द गट फीलिंग रोज की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा गट हमें इंट्यूटिव पावर देता है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो हमें गट बताता है कि क्या हो रहा है और वो हमें एक संदेश देता है एंड उसी के बेसिस पर हम एक्शन लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारा गट का हेल्दी होना कितना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन अ सेशन विद आवर क्वेश्चंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा हमें बताएं कि गट हेल्थ एक्चुअली क्या है और वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा गट बीमार है। Thank you very much for having me here. First of all, very nice reception and a great talk interview by Rajiv. It was a pleasure, and it's always very difficult after Sachin Tendulkar has batted. I'll try to do justice to your reputation. So, सबसे पहली बात यह है कि गट हेल्थ का मतलब है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको इतनी भूख लगता है और आप उतनी खाते जितना आपको भूख लगा है, उससे ज़्यादा नहीं खाते, और जितना खाते हैं उसको हजम कर लेते हैं और उसके बाद जो आपको नहीं रखना है शरीर में वो निकल जाता है। कॉमन सेंस, इट डजंट नीड एनी रॉकेट साइंस। The symptoms are very important. The signals that your body gives you when you are not in your peak of gut health, what are those? And it's very important because at the end I'll ask one question. Okay, so pay attention. Nausea and vomiting, अगर आपको उल्टी लगती है, that's what? Heartburn and reflux all over. That's another very important GI symptom. खाते और पेट फूल जाता है, bloated feeling होती है, important. Belching होती है और wind बहुत पास करते हैं, embarrassing but होती है. Jaundice का होना, right? Jaundice होना आप पीली पड़ जाए, पैखाना पतला होना, डायरिया या बहुत कॉन्स्टिपेटेड होना, राइट? वेट लॉस होना जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, भूख नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स है, राइट, ऑफ जीआई डिजीज। तो अगर मैं इतना बोलूं इतना काफी, पैखाने में खून करना, आखिर में बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा एम्बैरेसिंग, पर मैंने क्या नहीं कहा बताओ, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है जो हमारे पास लोग आते हैं बोलने के लिए कि मुझे पेट की बीमारी है, पर वो कौन सा सिम्टम है जो मैंने नहीं कहा। सो ब्लोटिंग की कॉमन कॉजेज ये हैं। पहले बात तो ब्लोटिंग आपको समझना चाहिए। If I may say, somebody said that everything begins in the gut. No, everything begins in your mind. Whatever you think about this world, it's exactly that. Whatever you think about your health, it's exactly that. So it begins in your mind. Bloating इसलिए आप ज़्यादातर कहते हैं because it's a fancy word. You like saying it and you misinterpret a lot of things. किसी को खाने के बाद पेट भरा भरा लगा तो उसको ब्लोटिंग कह दिया, किसी को लगा कि मैं बेल्च करूं उसको ब्लोटिंग कह दिया, किसी को विंड लगा और उसको ब्लोटिंग कह दिया। ठीक है, ब्लोटिंग का मतलब है कि आप खाना खाते हो थोड़ा सा तो उसके बाद आपको लगता है कि और को खाना खा रहा हूं वो जा नहीं रहा है, ये डिस्टेंशन की फीलिंग जो आपको आती है वो है, उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बोलने के लिए मुझे ब्लोटिंग है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन ओवर ईटिंग, यू प्रॉब्ली ईटिंग टू मच, you probably eating the wrong kind of food, you probably eating a lot of oily fried food. So diet is your first thing that you must see. Number 2, maybe you're not moving around too much, maybe you're eating with TV on, कितना खा के पता नहीं चले, mindless eating. Gita is here, she's a psychologist, she will explain to you that half of our patients with obesity have mindless eating. Bloating का second कारण। थर्ड कारण ये है कि विटामिन डी आपकी कम है। विटामिन डी जिसकी कम होती है उसको ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रिफ्लक्स होता है, ये बहुत कॉमन है। एंड देन यू कम टू डिजीजेस सच एज gallstones, such as pancreatitis, such as ulcers and dyspepsia। ये सब जितनी भी चीजें ये बाद में आती हैं, डिजीज बाद में आती है, कॉमन सेंस वाली चीजें पहले आती हैं। I'll go to Payal and ask her that what do you think is the cause of bloating? Because for us, some of our patients in our clinic when we investigate thoroughly, almost a third of them have food allergies and they also have food intolerances. And smoking is like a no. So what do you think about it? We have heartburn from it and we pop up pills and antacids.
तो सर आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसका क्या उपाय है और कब हमें पता चलेगा कि हमें गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? So, taking two words from there, heartburn and reflux. Heartburn and reflux is a very common symptom. So it's statistically, almost each one of us in this room have experienced a heartburn. There is absolutely nobody who can say, मेरे को कभी आज तक सीने में जलन नहीं हुई. दिल में जलन नहीं हो भी सकता है, मगर सीने में पक्का जलन हुआ है. So सीने की जलन is a very common ubiquitous problem. And how do you evaluate them? A, it's a lifestyle disease. It's called gastroesophageal reflux disease in scientific term. But what it basically means is that it is supposed to be a one-way traffic. Food and juice is supposed to go down and it's not supposed to come up because this door will not allow things to come up. पर अब मान लीजिए दरवाजा ही खराब हो गया आपका, तो क्या होगा? अब नीचे से ऊपर भी आएगा, एसिड ऊपर आएगी, खाना भी ऊपर आएगा, रात में उठ जाओगे कि रिफ्लक्स हो रहा है, सीने में आ रहा है, दिन में हार्ट बर्न हो रहेगा, popping the pyruvate and you're popping the antacids. Heartburn and reflux is a lifestyle disease essentially, which means अगर आप अपना diet, smoking, alcohol, late nights, which means like each one of us, ये अगर चारों चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, then ये कम हो जाएगा. This disease will go down. Unfortunately, spicy food भी खाना है. Unfortunately, smoking भी होनी है. उनका शीशा would also come into the same category. And alcohol is something that I like to speak a little bit more about. So bear with me. I left alcohol about 6 years back, and I did it after conscious understanding of what it is. And I'm just going to give it out to you and allow you to make a choice. Alcohol is something like a dirt in the eye. So what does it mean? आप जब रास्ते में चलते हो, देख रहे हो सब कुछ, अचानक से हवा चली और धूल से आंख में आ गया, क्या होगा? देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. आंख क्या करेगी? पानी निकलेगा. क्यों निकलेगा? क्योंकि वो चाहता है धूल निकल जाए. अल्कोहल वही है आपके शरीर में. You wouldn't know, but you do not have an enzyme to metabolize alcohol. As human beings, we have not been given any enzyme to metabolize alcohol. God had a reason to do it. He didn't want us to take alcohol. So maybe I'm being drastic. What I'm saying is, scientifically speaking, we do not have anything to take out alcohol. So when the alcohol goes in, just like the eyes are watering, the entire body is trying to excrete the alcohol out of your body. So your natural functions are going haywire. So if you're under alcohol influence, can you drive? Can you study? No. Can you do anything productive? Let's not even go to the activities that we will talk about. Everything is low. Lecturing, my dear sir, provoked the desire, but take it away the pleasure of the act, the sexual act. Shakespeare. Everybody knew that alcohol does not improve happiness. What I'm saying, coming back, do discourage alcohol in the society, and do not let children take it up because they're aging. Okay, I'm back to the GRE. So gastroesophageal reflux is a lifestyle problem. Diet, smoking, alcohol, this has to be controlled. Late nights have to be controlled. But from my point of view, from a gastro point of view, for all of you, what are the red flag signals whereby you should go to a gastro? A, if you're popping pills, still you have heartburn and reflux. It's not responding to your medicine. It's coming back too fast, right? Then you must reach out to a gastro. Why? Because you could be having something called a hiatus hernia. You may have heard it. हाइटस हर्निया एंडोस्कोपी में निकल आता है कभी-कभी. लैक्स एलिएस हाइटस हर्निया. अगर हाइटस हर्निया माइल्ड है चलेगा, दवाई से ठीक हो जाओगे. अगर सीवियर हाइटस हर्निया है ना, बड़ा हाइटस हर्निया है, रिफ्लक्स और हार्टबर्न होता रहेगा, जब तक इसकी एक सर्जरी नहीं कराओगे, जिसको एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कहते हैं, तब तक ये ठीक नहीं होगा. आप सोचोगे कितना बड़ा काम क्यों करो? इसलिए बिकॉज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर esophageal cancer. So that's a very important reason why you should attend a gastro if by doing all these measures you still not getting better. So that's really an eye-opener because actually it can lead to a bigger disease if you don't take care. मोटापा ऐसा है कि ये उसी तरह है कि लोग को लगता है वो समझते हैं पर वो एक्चुअली कुछ नहीं समझते. शादी की तरह है. Simple, complicated and
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. किसी को भी डेफिनेशन मालूम है सिंपल प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? कोई भी बोल सकता है. फ्री फॉर ऑल. दैट्स योर टॉप टाइम. सिंपल प्रॉब्लम है. या प्लीज Anybody wants to. तुम भी बोल सकती हो. सिंपल प्रॉब्लम है 2 + 2 कितना होता है? ये सिंपल प्रॉब्लम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझ सकते हैं. कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बोला चलो एक एरोप्लेन बनाए या रॉकेट बनाए. कॉम्प्लिकेटेड है और तोड़ के इतने लोगों को लगा देंगे कि एरोप्लेन बन जाएगा. कॉम्प्लिकेटेड है बट Possible है. पॉसिबल है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है? सीधा उदाहरण सब लोग मान जाओगे आपको. एक मिनट. पेरेंटिंग. बच्चा है, बच्चे को बड़ा करना है, अच्छा बच्चा बनाना है, राइट? You will invest your money, your energy, your influence, spiritual, intellectual, all your properties you can give there. But is it a guarantee that your child is going to be good? It's a complex problem. Do you agree? It's a complex problem. It's a complex problem. Yeah. Obesity is a complex problem. So shatter your ego. It's okay to say I don't understand, because unless you say that, the doctors who are actually doing research on it cannot say that we understand, and you will not be able to benefit. Dropping your ego will help us to explain to you. I'll explain to you in about a couple of minutes. Obesity का मतलब मोटापा. जनरल डेफिनेशन है BMI more than 30, body mass more than 30. मतलब अगर आप 5 फुट के हो और आपका वेट 80 किलो के ऊपर है तो आप 20 हो, और सीवियर ओबीस हो तो अगर 70 के ऊपर हो तो 20 हो. 6 फुट के और 100 के ऊपर चले गए तो आप 20 हो, और 120 के ऊपर चले गए तो सीवियर ओबीस हो. ये हुआ आपका एक डेफिनेशन जो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं. पर ओबेसिटी का कारण क्या सोचते हैं? कोई ज्यादा खाया और कम चलता है, बहुत लेजी है, इसीलिए ओबीस हो गया, है ना? इसमें 2 प्रॉब्लम है. एक, आप अपने घर में देखिएगा, बहुत सारे लोग एक ही तरह खाना खा रहे हैं, एक ही तरह लाइफस्टाइल है, बट दोनों का वजन अलग है. पॉसिबल है? पॉसिबल है? आप बहुत कम खाना खा रहे हो मगर आपका वजन बढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा खा रहा है उसका वजन कम हो रहा है. पॉसिबल है? देखते हो आप, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गिव योरसेल्फ टू मच ऑफ क्रेडिट फॉर बीइंग थिन. डोंट गिव योरसेल्फ टू मच ऑफ डिसक्रेडिट फॉर बीइंग a little sluggish. Both are wrong. That is because if you look at the science, 20% of diet and activity contributes to the obesity. 80% of the cause is not within your control. They are genetics, epigenetics, gut microbiome, as Payal was putting it, and host of other things I can keep on elaborating that you will find it so amazing too. For example, if I told you, आप जब अपने माँ के पेट में थे, आपकी मदर ने क्या खाया, उससे बहुत डिपेंड करता है आज आप मोटे के पतले. Is that not fantastic to understand? It blows my mind. It's so difficult to understand. But it is true. It is true that 80% of the obesity causes are not in your control. It's not to do with diet. It's not to do with lifestyle. It's to do with your gut signals to your brain, your mind, and the brain exerts how much you eat will transform into fat. एक काम करते हैं, सब लोग ये 100 कैलोरी खाएंगी, रितिका खाएंगी, पायल 100 कैलोरी खाएंगी, मैं 100 कैलोरी खाऊंगा. हो सकता है कि पायल को स्टोर 70 कैलोरीज एंड 30 बर्न करेगा. पायल हो सकता है कि 50 कैलोरी स्टोर करे, 50 बर्न करेगा. हो सकता है मैं 80 कैलोरी बर्न कर दूं, 20 कैलोरी स्टोर करूं. क्रेडिट किसको हो? किसी को भी नहीं. It's my brain, it's my genes, it's my gut signals. So I would request all of you, first today, do not blame anybody for being the way they are. It's not right. It's not backed with science. You got it wrong. We all got it wrong. Research proves that it is not because of how you eat or how you move around. That's just 20% of what you know. 80% is not about this. It's called genetics and epigenetics. So I just stop here today because this is a very long topic. That's absolutely fantastic, sir. Now we can eat to our heart's content. That's not what I meant. You forget it 20%. So moving ahead now, like Take a nap in the afternoon. That's what my mother has been telling me. So I really want to know how good or bad is it to take a nap in the afternoon? Then there's one more question. I think chai is something which is very integral to our culture. So how damaging is the chai to your gut? Is it okay to have 2 cups of chai? I answer the question. The second chai one is actually going to be the loss of this.
Vijay as well, I think. So the first question, in some countries actually, it is a legislation. It is a legislation, it's a law. In half your day, go back home, sleep and come back. It's a law, right? Which means what? Which means some of us who believe that getting an afternoon nap is good. But it depends on individual to individual. Some days I really want to take a nap on a personal level. Some days I can go throughout the day without any problem, 14, 16 hours, no problem. But power naps are really good. It's invigorating. If you can take a 10-minute nap also in the afternoon, it's good. But remember, just like holidays are for people who work, even power naps are for people who are actually working throughout the day. If you've been to a kiddie party, you still want a nap. And I don't think it's justified. But we don't get to that. Number 2 question was very interesting, was about the child. In 1700, the consumption of sugar was how many spoons per day? Anybody? Around the world, what was the average consumption of sugar per person per day? 10 grams. How many spoons was the benefit? 2 spoons. I think according to me 3, 4. I think yeah. Anybody else? Want to take a guess? No? Okay. So it was 1 teaspoon per person per day was in 1700 that we were consuming. Today, 2024, an average is 40. How much? 40 teaspoons per person per day. So that means some of us are consuming 5 only, but some are consuming 400 spoons in a day, 300 spoons in a day. So chai is good if it's just without the sugar. If it's with the sugar, then you've got to be careful. I drink about 4 cups of tea with 2 spoons of sugar in each cup, so I consume about 8 spoons. Just to put it into perspective. Thank you so much, both of you, for outstanding